अच्छा है नहीं बात कर। तो आज हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात करने जा रहे हैं। हमारी फिज़िक्स में जो केमिस्ट्री है, तो आज हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात करेंगे। तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का मतलब क्या है कि एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल है इसके अंदर जो जितने भी मतलब यूनिवर्स के अंदर जितनी भी फिनोमिनाज होती हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड फिनोमिना होती हैं, चाहे वो फिज़िक्स की फिनोमिना क्यों ना हो, चाहे वो केमिस्ट्री की कोई इंसिडेंट हो, मॉलिक्यूल की, एटम की, इलेक्ट्रॉन्स की, फिज़िक्स की कोई मैटर से रिलेटेड बात हो, कोई फोर्स की हो, वेलोसिटी की हो, या फिर कोई मैथमेटिक्स की इक्वेशन हो, वो सब इस थ्योरी के अंदर आएंगी। और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जो भी है, जितना भी आज तक हमारे पास डाटा मौजूद है, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और काफ़ी चीज़ों से, मतलब जितने भी फील्ड हमारे पास आज मौजूद हैं, जिससे भी हम ज्ञान लेते हैं, उन सभी फील्ड को एक्सप्लेन करती है। यदि आप ये मानते हो कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हम उसे कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की सारे फिनोमिना में हेल्प करे, सबके ऊपर लागू होवे, उसका नाम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके ऊपर भी ये लागू होगी। फिजिक्स की जितनी भी फिनोमिना है उसके ऊपर, सबके ऊपर वैलिड रहेगी। तो देखते हैं हम इसके ऊपर क्या होती है। तो सबसे पहले बात हम थोड़ी सी मैटर के ऊपर करते हैं। व्हाट इज़ मैटर? तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बात मैटर के ऊपर करूँगा। व्हाट इज़ मैटर, वहीं से हमारा एक कंक्लूजन निकल के आएगा जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैटर की बात करते हैं। व्हाट इज़ मैटर? तो सीधी सी बात है, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसके पास बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, बहुत सारी भी हो सकती हैं। तो मैटर की डेफिनेशन में ये चीज़ आ रही है कि उसके पास मास होगा, उसके पास स्पेस होगा, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी और उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। पर ये बताइए कि क्या मास, ये जो मास है, क्या ये मैटर के बिना एग्जिस्ट कर पाएगा? कहने का मतलब ये है कि जो मास है वो डिपेंड करता है मैटर के ऊपर। तो हम यदि किसी का मास बोल रहे हैं तो इसका मतलब मैटर का मास बोल रहे हैं। यदि हम बिना मैटर के मास बोलेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि मास किसका होता है? मैटर का ही तो होता है। इसका मतलब ये है कि मास जो है मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि कहीं पर फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आई, वहाँ पर मास है, तो इट मीन्स वहाँ पर किसी मैटर का मास है। तो मास जो है मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, मास बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हम ये बोलेंगे कि मैटर के साथ मास डिपेंड करता है। तो जो चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टी कहलाती है। तो मास को भी इस निष्कर्ष से हम बता सकते हैं, कंक्लूजन से, कि मास भी एक तरह की मैटर की प्रॉपर्टी होती है। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात में बोल रहे कि मैटर कैन ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये बताइए कि स्पेस ऑक्यूपाई कौन करता है? मैटर ही तो करेगा। इसका मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई करना है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो स्पेस ऑक्यूपाई करना है वो बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करना, वॉल्यूम का होना किसका होगा? मैटर का ही तो होगा। इसका मतलब मास और स्पेस को ऑक्यूपाई करना, ये दोनों ही मैटर की प्रॉपर्टी है। और साथ में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई हैं। तो हम एक बात लिख सकते हैं यहाँ पर कि मैटर वो होता है, मैटर इज एनीथिंग हैविंग प्रॉपर्टीज। तो कुल मिला के एक बात बन गई, मैटर की डेफिनेशन बन गई। मैटर वो चीज़ है, कोई एक चीज़ है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। यहाँ पर मास भी एक तरह से प्रॉपर्टी है और स्पेस को ऑक्यूपाई करना यानी वॉल्यूम भी एक प्रॉपर्टी है। ये दोनों अकेले नहीं रह सकते, ये दोनों डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मैटर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मैटर इज एनीथिंग हैविंग प्रॉपर्टीज। उस प्रॉपर्टी में स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, मैं बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ मार्कर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर किसका? स्ट्रक्चर मार्कर का। स्ट्रक्चर एटम का। स्ट्रक्चर ऑफ किसका?
जिस भी चीज़ का होगा इसका मतलब स्ट्रक्चर भी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ एक डेफिनेशन में होता है स्ट्रक्चर ऑफ ए मैटर को भी डिस्कस करते हैं हम इसके अंदर। मैटर का स्ट्रक्चर भी होता है। तो जो स्ट्रक्चर है, मास है, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करना है, स्पेस को ऑक्यूपाई करना है, वो सब प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ गया। इसका मतलब टोटल बात ये है कि जो मैटर की डेफिनेशन होगी वो होगी मैटर इज एनीथिंग हैविंग प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई है। पर इसका उल्टा देखते हैं, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाते हैं जो इस थ्योरी में काफ़ी हेल्प करेगा। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हर जगह लागू होगा, हर जगह, चाहे वो कोई भी फील्ड है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, राजनीति है, भूगोल है, यहाँ तक कि अध्यात्म में भी ये लागू रहेगा। इसके बिना अध्यात्म से समझ में नहीं आएगी लोगों को, स्पिरिचुअलिटी, वो तो आगे देखेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल होता क्या है, इसमें क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, एग्जिस्ट विदाउट मैटर। इसमें ये कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जहां जहां प्रॉपर्टी है वहां वहां मैटर पक्का मिलेगा, गारंटी है। गारंटी किस तरह से है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 10 ग्राम मास। अब मास किसका भाई, मैटर का। इसका मतलब मास अकेला नहीं रहेगा, यदि जहां जहां पर मास है वहां वहां मैटर पक्का मिलेगा, तो मास कैन नॉट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर भी वो बात लागू है, प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। अब मान लिया मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे यदि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाए, तो मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी लगना, एक गर्मी मतलब एक प्रॉपर्टी हो गई, तो मेरे क्या मन में आएगा कि मेरे आसपास कहीं ना कहीं हीट ऑफ सोर्स है, कोई भट्टी चल रही है, कोई हीटर चल रहा है, तो हीटर या भट्टी मैटर हो गया और गर्मी होना उसका प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, एक तरीका और है समझने का, जैसे कि मान लिया जाए कहीं पर धुआं उठ रहा है, तो धुएं को देख के हम क्या बताएंगे कि भाई कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। तो हम ये बोल सकते हैं जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग जरूर मिलेगी, क्योंकि धुआं जो है आग की प्रॉपर्टी, आग के यानी कि जहाँ भी धुआं उठा है वहाँ आग जरूर मिलेगी, ये गारंटी है। ठीक है, धुएं का मतलब फोग मत समझ लेना, अगर फोग है तो फिर और किसी की प्रॉपर्टी हो गई। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग पक्की मिलेगी, तो वहाँ पर भी धुआं क्या है, प्रॉपर्टी है, आग क्या वहाँ पर मैटर हो गया एक तरह से। तो हम बोल सकते हैं जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी होगी वहाँ वहाँ मैटर पक्का मिलेगा, ये गारंटी है। दूसरी बात, इसको एक तरीके से समझते हैं, एक आदमी कमरे में सो रहा है मान लिया जाए, उसके ऊपर हमने पानी मारा तो वो उठ गया। अब उसने पानी को आंखों से थोड़े ना देखा है, बस फील कर लिया अपनी स्किन से, मतलब टचिंग हुई उसके साथ, तो उसको उस पानी का कैसे पता चला कि पानी लगा उसके ऊपर, क्योंकि पानी के पास गीला करने की प्रॉपर्टी थी, तो उसने गीलेपन को महसूस किया और पता लग गया कि मेरे ऊपर पानी डाला है किसी ने। तो प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में लागू रहेगा। इससे देखते हैं हम, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ अलग तरह के मैटर हमारे नज़र में आएंगे, तो इसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो था हमारा प्रॉपर्टीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। हिंदी में अगर लिख लें, जहां जहां गुण होता है, जहां गुण बिना गुणी के नहीं रहता। ये वो हिंदी में हो गया। गुणी मतलब, गुण मतलब प्रॉपर्टीज, गुणी मतलब मैटर। गुण जो है बिना गुणी के नहीं रह सकता। ठीक है, तो अभी हम बेसिक स्टडी करते हैं। पहले देखिए, ये मेरे पास मार्कर है, ये मेरे को मार्कर दिखाई दे रहा है। ये मेरे को मार्कर क्यों दिखाई दे रहा है, साइंस मान रियाद, किसके ऊपर से बल्ब की लाइट आई, इससे टकराई और मेरी आंखों में आई। तो वो लाइट किससे टकराई, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स है जिनसे लाइट टकराई और मेरे आंखों में आई। वो कौन पार्टिकल है, वो और पार्टिकल का नाम यार हम देते हैं फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्नि तत्व। ठीक है,
तो ये मेरे को मार्कर दिखाई दे रहा है, मैं आंखों से इसे देख रहा हूँ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है विजुअल प्रॉपर्टी, विजुअल प्रॉपर्टी या विजुअल प्रॉपर्टी बोल लो। इसके अंदर एक विजुअल प्रॉपर्टी हिंदी में बोलते हैं रूप गुण, विजुअल प्रॉपर्टी। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है विजुअल प्रॉपर्टी, विजिबल हो रहा है जिसकी वजह से। अब ये बताओ, अभी हमने बात की है प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। यदि मुझे ये मार्कर दिखाई दे रहा है, दिखाई देने का मतलब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है विजुअल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉपर्टी है तो मैटर भी पक्का मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं करती। ये बोर्ड मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके अंदर, इस बोर्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी है विजुअल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है। और ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। और हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, प्रॉपर्टी बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब इस बोर्ड के अंदर एक ऐसा मैटर मौजूद है जिसकी प्रॉपर्टी विजुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं करती। वो मैटर कौन है, उसका नाम रख दिया फायर एलिमेंट। ठीक है, तो जिसकी विजुअल प्रॉपर्टी होती है उसका नाम फायर एलिमेंट है। अब दूसरी बात, मैं इस बोर्ड को टच कर पा रहा हूं, ऐसे टच कर पा रहा हूं, इसको स्पर्श कर पा रहा हूं, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी स्पर्श गुण, या फिर बोल लो टचिंग प्रॉपर्टी, स्पर्श गुण। इस मार्कर को मैं टच कर पा रहा हूं, सॉरी इस बोर्ड को टच कर पा रहा हूँ, इस मार्कर को टच कर पा रहा हूँ। इसका मतलब इनके अंदर एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है टचिंग प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से मैं टच कर पा रहा हूँ। किसको टच कर पा रहा हूँ, पार्टिकल को। उन पार्टिकल की प्रॉपर्टी है टचिंग प्रॉपर्टी। तो क्या प्रॉपर्टी बिना मैटर के रह पाएंगी, नहीं रह पाएंगी। इसका मतलब यदि प्रॉपर्टी है तो कोई मैटर भी एग्जिस्ट करेगा। उस मैटर का नाम क्या है जिसकी प्रॉपर्टी टचिंग है, उसका नाम लिख देते हैं हम एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। हिंदी में इसको बोलेंगे वायु तत्व। ठीक है, अब इसके बाद है जैसे कि अगर मैं इसके बोर्ड के मान लीजिए जीभ लगाऊं तो इसका टेस्ट होगा अपने आप में, खट्टा मीठा कैसा भी है टेस्ट तो होगा। ठीक है, अगर मैं इसके जीभ लगाऊं मार्कर के तो इसका भी टेस्ट होगा, दीवार के जीभ लगाऊं तो उसका भी टेस्ट होगा, अगर इस लेक्चर स्टैंड के जीभ लगाऊं तो इसका भी टेस्ट होगा। हमारी एबिलिटी नहीं है इनको टेस्ट करने की, एक अलग बात है, किंतु टेस्ट तो हर चीज़ का होगा। हर व्यक्ति की अपनी इंद्रियों की अलग अलग क्षमताएं होती है, अपनी जो सेंस है उनकी क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, पर कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसका टेस्ट ना हो जो बनी हुई है। ठीक है, तो उनके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, टेस्ट प्रॉपर्टी, टेस्ट प्रॉपर्टीज। इसको बोलते हैं हिंदी में रस गुण। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये टेस्ट प्रॉपर्टी होगी, हमें पता है प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। अब ये प्रॉपर्टी बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर टचिंग टेस्ट प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसका मैटर भी होगा, कोई ना कोई पार्टिकल भी होगा इसका। ठीक है, तो उसका नाम हो गया वाटर एलिमेंट, जल तत्व। ठीक है, इसके बाद आता है जैसे कि मैं इस बोर्ड को सूंघने लग जाऊं तो इसमें से मुझे स्मेल आएगी, तो इसके अंदर स्मेलिंग प्रॉपर्टी है। स्मेलिंग प्रॉपर्टी, ओके, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। स्मेलिंग प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं गंध गुण, गंध गुण। गंध आ रही है, गंध का मतलब होता है स्मेल। हर चीज़ की स्मेल होती है, कैसी भी। इस बोर्ड की अलग स्मेल है, लेक्चर स्टैंड में से भी स्मेल आएगी, सूंघ के देखो, दीवार में से भी आएगी, मार्कर में से भी आएगी, फ्लोर में से, इस फर्श में से भी आएगी, छत में से भी आएगी, पंखे में से भी आएगी। हर चीज़ की अपनी अपनी स्मेल होती है, लेकिन स्मेल तो उसमें मिलेगी जो भी चीज़ बनी हुई है। ठीक है, तो स्मेलिंग प्रॉपर्टी होगी। अब हमें पता है कि प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। अगर प्रॉपर्टी मौजूद है तो मैटर भी मौजूद होगा। तो यहाँ पर उसका नाम लेते हैं अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। और इसको हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी तत्व। ठीक है, पृथ्वी तत्व। तो हमारे कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट, एक एलिमेंट बच गया। अब मैं देखो इस बोर्ड के ऐसे करूँ, इसके अंदर जैसे साउंड ट्रेवल हो रही है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। इसका मतलब आवाज़ का पहुँचना हो रहा है। एक प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं शब्द गुण,
शब्द गुण, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी होगी। अब ये शब्द गुण है जिसकी वजह से साउंड चल रही है, आवाज़ आ रही है, वाइब्रेशन चल रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो शब्द गुण होगा वो बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। वही बात फिर होगी, प्रॉपर्टीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। उसको बोलते हैं आकाश तत्व, आकाश तत्व। तो कुल मिला के कितने तत्व हो गए? 5 एलिमेंट हो गए। दुनिया में जितनी भी चीज़ बनी हुई है, दुनिया में जितनी भी चीज़ बनी हुई है या बनाई हुई है, वो तो बाद में देखेंगे अपने आप बनी है या बनाई हुई है, वो तो चेकिंग करेंगे। तो दुनिया में चीज़ें हमें बनी हुई दिखाई दे रही हैं, उन सब के अंदर ये 5 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट ना हो। पक्के मिलेंगे, थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास कितने एलिमेंट है। पहला एलिमेंट कौन सा था हमारा? हमारा था पहला फायर एलिमेंट, जिसको बोल रहे थे अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? विजुअल प्रॉपर्टी, दिखाई, जिसकी वजह से दिखाई दे रहा है, इसको बोल रहे थे रूप गुण। सेकंड कौन सा था अपना? अपना सेकंड वाला था वायु तत्व, जिसको बोलते हैं एयर एलिमेंट। इसकी प्रॉपर्टी कौन सी थी? स्पर्श गुण या टचिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद कौन सा था? जल तत्व, इसको बोल रहे थे हम वाटर एलिमेंट। इसका कौन सा गुण है? रस गुण। रस गुण मतलब टेस्ट की प्रॉपर्टी। इससे नेक्स्ट कौन सा है? इसके नेक्स्ट था हमारा पृथ्वी तत्व, इसको बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। इसकी प्रॉपर्टी थी गंध, गंध मतलब स्मेल, ठीक है। और इसके बाद आया था हमारा आकाश तत्व, आकाश तत्व। इसकी प्रॉपर्टी है शब्द गुण, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी चीज़ें बनी हुई है उनके अंदर ये 5 चीज़ें हैं। ये बोर्ड कितनी चीज़ों से बना है? 5 चीज़ें। पहली, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब अग्नि तत्व है। दूसरी बात, इसको टच कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब वायु तत्व है। जीभ लगाऊंगा तो टेस्ट आएगा, इसका मतलब जल तत्व है इसके अंदर। अगर इसको सूंघूंगा तो इसमें से स्मेल आएगी, इसका मतलब पृथ्वी तत्व है। अगर मैं इसमें से साउंड ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो दूसरे कमरे में थोड़ी थोड़ी आवाज़ जा रही है। यदि बंद कमरे में भी हम बोले तो थोड़ी थोड़ी कान लगा के सुने तो वाइब्रेशन जाएंगी। इसका मतलब आकाश तत्व तो है पर कम मात्रा में, थोड़ा हो सकता है लेकिन आकाश तत्व तो होगा, ठीक है। अब जैसे कि तुम बोलोगे कि सर हवा में तो एक ही प्रॉपर्टी है स्पर्श वाली, हवा सिर्फ हमें टच कर रही है ऐसे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वायु तत्व हुआ, बाकी एलिमेंट तो है ही नहीं क्योंकि वो आंखों से दिखाई नहीं दे रही। तो हम जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान ली एक बीकर ले लिया मैंने, एक बीकर के अंदर वाटर है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी, सॉलिड है, चीनी हमें अलग से दिखाई दे रही है, पर घुलने के बाद चीनी दिखाई नहीं दे रही, वाटर ही दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्या इसके अंदर चीनी नहीं घुली? इसके अंदर चीनी तो घुली हुई है पर कम मात्रा में, जिसकी वजह से ऑब्जर्व नहीं हो पा रही, लेकिन चीनी तो है, लेकिन चीनी तो है पर कम मात्रा में। ऐसे ही जो ये एयर है, एयर के अंदर ये 5 एलिमेंट तो हैं पर ये वाला एलिमेंट ज़्यादा मात्रा में, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हो सकता है इसकी कंसंट्रेशन 99.9 हो, इनकी बाकी 0.00 समथिंग हो। तो जिसकी वजह से जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वही डोमिनेंट होता है, ये मैं पता है, ठीक है। अब जैसे कि आग है, आग के अंदर क्या है? पहली बात तो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अग्नि तत्व है उसके अंदर। दूसरी बात, उसको टच कर रहे हैं, हम टच भी कर सकते हैं आग को, हमें जलाती है तो इसका मतलब स्पर्श भी कर पा रहे हैं, तो वायु तत्व भी है, ठीक है। पर उसके अंदर स्मेल वगैरह नहीं होती, स्मेल वगैरह जो है उसकी गंध गुण की होती है, पृथ्वी की होती है, तो वो भी 5 एलिमेंट से बनी है। तो बाकी जो एलिमेंट है उसके अंदर कम मात्रा में है लेकिन होते तो हैं, ठीक है। कम मात्रा में होने की वजह से वो डोमिनेंट नहीं हो पा रहे, ऑब्जर्व नहीं हो पा रहे, लेकिन उसके अंदर 5 एलिमेंट है, दीवार के अंदर भी, बल्ब के अंदर भी, और क्या नाम, पंखे के अंदर, हर चीज़ के अंदर। अच्छा ये बताओ, बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि हमारा जो ये बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, ये शरीर है, ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है। पहली बात, मैं मेरी स्किन को देख पा रहा हूँ, इसका मतलब देख पा रहा हूँ, विजुअल प्रॉपर्टी है, विजुअल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब इसके अंदर अग्नि तत्व है, क्योंकि प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। अब मैं इसको टच कर पा रहा हूँ, टच करने का मतलब क्या है?
इसके अंदर स्पर्श गुण है, टचिंग गुण है, और प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। इसका मतलब इसके अंदर वायु तत्व भी मौजूद है। दूसरी बात, इसको मैं सूंघूंगा तो स्मेल आएगी, इसकी अलग तरह की स्मेल होती है, डेड बॉडी की अलग होती है, पर होती तो है। इसका मतलब इसके अंदर अर्थ एलिमेंट भी है जिसका नाम है पृथ्वी तत्व है, और हमारे अंदर से साउंड भी आ रही है, स्पेस भी है, खाली जगह है, क्या नाम है, धड़कन हार्ट की आवाज़ आती है जब डॉक्टर चेक करते हैं। इसका मतलब उसके अंदर आकाश तत्व भी मौजूद है, शब्द गुण ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, शब्द गुण पैदा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में भी वही 5 एलिमेंट है जो दीवार के अंदर है। जिन चीज़ों से दीवार बनी हुई है वो वही चीज़ें हमारे अंदर है। जो हमारा DNA RNA है वो भी 5 एलिमेंट से बना है, ठीक है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनी हुई नहीं है जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट ना हो। कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिलेंगे पक्के। तो समस्या भी एक आती है कि जैसे कि हमारे पास एक नया हम निष्कर्ष निकालेंगे, एक कंक्लूजन यहाँ से, कि मान लिया हमारे पास मिट्टी है और मिट्टी के अंदर हम पानी मिलाते हैं और फिर पानी से मटका बनाते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो मटके के अंदर प्रॉपर्टीज आएंगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, मिट्टी के ऊपर डिपेंड करेंगी। और मिट्टी के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, और जो उसके अंदर पानी डाला उसके अंदर भी 5 एलिमेंट है। तो इसका मतलब जो मिट्टी और पानी या सनलाइट जो भी हमने ऐड की है उन सब के अंदर 5 एलिमेंट है। और 5 एलिमेंट के पास प्रॉपर्टीज़ हमने लिख दी थी, देख ली थी। स्पर्श गुण हो गया, विजुअल प्रॉपर्टी हो गया, गंध गुण हो गया, वो सब प्रॉपर्टी मिट्टी के अंदर है, पानी के अंदर हमने वो सब। पर जो मटका बनेगा उस मटके के अंदर भी वही प्रॉपर्टी आएंगी, कम ज़्यादा मात्रा में आ सकती है लेकिन आएंगी। तो ये नहीं हो सकता कि मटके के अंदर कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए ड्यू टू 5 कॉम्बिनेशंस। तो मटके के अंदर वो 5 प्रॉपर्टियाँ होती हैं, कोई कम मात्रा में होती हैं, कोई ज़्यादा मात्रा में होती हैं, लेकिन होती तो हैं, डिपेंड करती हैं मिट्टी के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर। अब जैसे कि मैं सीमेंट, बजरी, पानी, काफ़ी चीज़ों से मैं कंक्रीट वगैरह से एक दीवार बनाऊं, घर बनाऊं, तो जो प्रॉपर्टी उसके रॉ मटेरियल में वही प्रॉपर्टीज़ घर में रहेगी। अग्नि तत्व था तो दिखाई दे रहा है, वो भी दिखाई दे रही थी, ठीक है। उसको मैं स्पर्श कर पा रहा था, टच कर पा रहा था, ये भी टच कर पा रहा हूँ मैं इसको भी। इसका मतलब कोई चीज़ बनी हुई है तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है। और रॉ मटेरियल कौन है, ये 5 एलिमेंट है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ बनी हुई नहीं है जिसके अंदर 5 एलिमेंट ना हो, ये तो गारंटी हो गई भाई। अब बात ये है कि जो प्रोडक्ट बनेगा रॉ मटेरियल से, उस प्रोडक्ट के अंदर वही प्रॉपर्टी आएंगी जो रॉ मटेरियल में है, एक भी फालतू नहीं आएगी। अब हम ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी दीवार के अंदर है, जो पार्टिकल्स दीवार के अंदर है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, ये सभी पार्टिकल्स हमारे अंदर हैं, ये सभी तत्व हमारे अंदर हैं। पर समस्या इस बात की पैदा होती है, इनके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है जो मेरे अंदर है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पैदा हो गई। उन्हीं 5 पार्टिकल से तो ये बनी है, उन्हीं 5 पार्टिकल से मैं बनाऊँ, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, उन्हीं 5 पार्टिकल से बने हैं, ये बॉडी भी उन्हीं 5 पार्टिकल से बना है। पर हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है इच्छा। इस दीवार के अंदर इच्छा नहीं है, इस स्टैंड के अंदर इच्छा नहीं है, इस बोर्ड के अंदर इच्छा नहीं है, छत के अंदर इच्छा नहीं है, इस फर्श के अंदर इच्छा नहीं है, पंखे के अंदर इच्छा नहीं है। पर जितने पार्टिकल्स इनके अंदर है उतने पार्टिकल तो मेरे शरीर में भी है भाई, उतने पार्टिकल डेड बॉडी में होते हैं, 5 के 5 पार्टिकल। पर डेड बॉडी में तो नहीं होती इच्छा, हमारे अंदर तो इच्छा है, और इच्छा एक प्रॉपर्टी है। कई व्यक्ति मान लेंगे कि हम इच्छा को मैटर मानते हैं। यदि मैटर मानोगे तो इसकी प्रॉपर्टी बताओ भाई, क्योंकि जो भी मैटर होगा उसकी 1-2 कुछ तो प्रॉपर्टी होगी। अगर हम इच्छा को मैटर मान लें फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या, वो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। पर इच्छा एक प्रॉपर्टी होती है, ये मैटर के बिना एग्जिस्ट नहीं करती, हम आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 5 पार्टिकल तो दीवार के अंदर हैं और 5 पार्टिकल मेरे शरीर में है, पर इनसे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मेरे पास है, ठीक है। हमने बात की है कि जो प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी आएंगी वो प्रॉपर्टी रॉ मटेरियल में होनी चाहिए, और वो होती हैं जैसे मटका बनाते हैं। पर मेरे पास तो इच्छा प्रॉपर्टी है, लेकिन जो 5 एलिमेंट से मिलकर मेरा शरीर बना है उनके किसी के पास भी प्रॉपर्टी इच्छा वाली नहीं होती। मेरी बात समझ पा रहे हो? इस दीवार के अंदर जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो पा रही है, ये मेरे को दिखाई दे रही है, मैं इसको स्पर्श कर पा रहा हूँ, इसको मैं क्या नाम है चख पा रहा हूँ, इसके अंदर साउंड चल रही है, ये सभी प्रॉपर्टी उन 5 एलिमेंट में होती है।
पर जिनसे मेरा शरीर बना है 5 एलिमेंट से, उनके अंदर इच्छा की प्रॉपर्टी नहीं है, पर मेरे अंदर तो इच्छा की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है, और हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या निकाला था कि दुनिया में कोई भी प्रॉपर्टी बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं करती। प्रॉपर्टीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। तो इच्छा जो ये प्रॉपर्टी है, इसका मतलब कोई दुनिया में छठा मैटर भी मौजूद है, 6th एलिमेंट भी मौजूद है। ठीक है, तो इच्छा एक प्रॉपर्टी हो गई। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी इच्छा जो जिस मैटर के पास रहती है, उस मैटर का नाम होता है चेतन तत्व। तो चेतन तत्व वो मैटर है जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है इच्छा। ठीक है, तो हमारे अंदर इच्छा है, इसका मतलब चेतन तत्व भी है, मौजूद है। दीवार के अंदर चेतन तत्व नहीं है, क्योंकि दीवार के अंदर इच्छा वाली प्रॉपर्टी ऑब्जर्व नहीं होती। यदि दीवार के अंदर इच्छा होती तो ये बोलती, इसके अंदर फीलिंग होती, ये चाहती कि मेरे ऊपर वाइट कलर मत करो, कोई दूसरा कलर करो। यदि फ़ोन में कोई फीलिंग होती तो फ़ोन कहता कि ग्लास कवर ये जो ग्लास अच्छा लगाओ, बैटरी को फुल चार्ज रखो। ऐसी ऐसी डिमांड होती है जिनके अंदर इच्छा होती है। और हम भी बोलते हैं कि ये नॉन लिविंग है, क्योंकि इनके अंदर इच्छा नहीं है। बायो में भी बोलते हैं, साइंस में भी बोलते हैं, और हम लिविंग है। लिविंग का मतलब इनसे एक बात है कि हमारे अंदर इच्छा है, इनके अंदर इच्छा नहीं है। बाकी चीज़ें सभी सेम है लगभग। इनके अंदर 5 पार्टिकल्स है, हमारे अंदर भी 5 पार्टिकल्स है, पर हमारे अंदर इच्छा एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी है वो मैटर के बिना एग्जिस्ट नहीं करती। तो छठा मैटर दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है चेतन तत्व। ये एक हाइपोथेसिस नहीं है। हाइपोथेसिस उसको कहते हैं जिसकी कोई प्रॉपर्टी ऑब्जर्व ना होए। यदि हमें कोई प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो गई है तो इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस है, और ये हाइपोथेसिस नहीं होती, इसे रियलिटी बोलते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ वहाँ मैटर रहता है, और प्रॉपर्टी उसी की होती है जो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे कि कोई नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, ये हमने बिल्कुल गहराई से समझ लेना है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसके बिना पूरी फिजिक्स चल ही नहीं सकती, पूरी साइंस नहीं चल सकती, पूरी केमिस्ट्री नहीं चल सकती। ये मानो तो कि पूरी दुनिया की कोई भी थ्योरी नहीं चल सकती इसके बिना, प्रॉपर्टीज के बिना। प्रॉपर्टीज का ज्ञान होना चाहिए। हम छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक आते हैं, MSc BSc और PhD और रिसर्च लेवल तक जाते हैं, तो हमारा ध्यान एक ही चीज़ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पर। हम हर जगह प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। BSc में प्रॉपर्टीज़ की स्टडी, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी, सॉलिड की प्रॉपर्टी, किस किस की प्रॉपर्टी, मैथ में भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो प्रॉपर्टी मतलब ये मान लो कि ज़िंदगी है मनुष्य की, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। MSc के अंदर क्या प्रॉपर्टी को जानो, फिजिक्स के अंदर PhD के अंदर क्या प्रॉपर्टी को जानो। तो सारा खेल प्रॉपर्टीज़ का है, क्योंकि यदि हमें प्रॉपर्टीज समझ में आई तो मैटर समझ में आएगा, मैटर समझ में आएगी तो दुनिया समझ में आएगी, दुनिया समझ में आएगी तो हम दुनिया से लाभ ले सकेंगे, फ़ायदा ले सकेंगे। आज ये मार्केट क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमें पता है इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की जानकारी हुई, कार्बन वगैरह की, तब हमने बना लिया इसको। तो प्रॉपर्टी सबसे ज़रूरी है। तो जो ये इच्छा प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो रही है हमें, तो इच्छा प्रॉपर्टी तो अकेली नहीं रह पाएगी। फंडामेंटल प्रिंसिपल है, प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। इसका मतलब दुनिया में इन 5 एलिमेंट के अलावा कोई छठा एलिमेंट भी रहता है, जिसका नाम है चेतन तत्व। ओके, तो अभी किसी भी मैटर को समझ रहे हैं तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस करना होता है। अब आप ये मुझसे बोलोगे कि सर इस मैटर की और भी प्रॉपर्टी बताओ मुझे, ताकि मुझे ये अच्छे से समझ आए। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरी इच्छा है कि भाई मुझे आज ये कपड़े खरीदने हैं, मेरी इच्छा है। कुत्ते के अंदर भी इच्छा है, बिल्ली के अंदर भी इच्छा है, गाय के अंदर भी इच्छा है। इसका मतलब वहाँ चेतन तत्व है, पर दीवार की कोई इच्छा नहीं। इसका मतलब इसके अंदर चेतन तत्व मौजूद नहीं है। तो अभी हमारे पास 6 एलिमेंट हो चुके हैं, पर हम इसका एक क्लासिफिकेशन कर देते हैं मैटर का, मोटा मोटा। अभी मैटर की हमने डेफिनेशन की थी कि मैटर वो होता है जिसके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पर प्रॉपर्टीज तो इसके पास भी है चेतन तत्व की। इसका मतलब ये भी एक मैटर है। तो हम इसके 2 पार्ट बना देते हैं, एक हो गया चेतन तत्व और दूसरा हो गया जड़। ये बोलो कि मैटर 2 प्रकार के हो गए, एक चेतन और एक दूसरा जड़। चेतन वो होता है जिसके पास इच्छा होती है। एक ऐसा मैटर जिसकी प्रॉपर्टी इच्छा हो, उसका नाम चेतन होगा, वो चेतन टाइप का मैटर होगा। एक ऐसा मैटर जिसकी प्रॉपर्टी इच्छा नहीं होती,
उसको हम बोलते हैं जड़। और जो ये 5 एलिमेंट होते हैं ये जड़ होते हैं। 5 एलिमेंट के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? जड़। क्योंकि इनमें से किसी के पास भी इच्छा नहीं होती तो इनका हमने एक ग्रुप बना दिया, उसको बोल दिया जड़। जड़ वो एलिमेंट, वो मैटर होता है जिसके पास इच्छा नहीं होती, और चेतन वो मैटर होता है जिसके पास इच्छा होती है। तो हमने तो मैटर की बात की है, प्रॉपर्टीज़ की बात की है। मैटर उसको कहते हैं जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, और इच्छा एक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब मैटर दुनिया में 2 प्रकार के हैं, एक जड़ और एक चेतन। 2 प्रकार के मैटर हैं, ठीक है। तो इसका एक क्लासिफिकेशन हो गया मैटर का। अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, उससे पहले हम चेतन की बहुत सारी प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज। अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरी सुनाई दे रही है बात, आप उससे ज्ञान ले रहे हो। क्या ये दीवार ज्ञान ले रही है? नहीं ले रही, क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट है, ये ज्ञान नहीं ले सकती। ये दीवार भी ज्ञान नहीं ले रही, ये जो फर्श भी ज्ञान नहीं ले रहा, पर आप तो ले रहे हो। क्या फ़ोन ज्ञान ले रहा है? फ़ोन के अंदर डाटा तो स्टोर हो रहा है, पर ज्ञान नहीं ले रहा, ठीक है। यदि ज्ञान ले रहा होता तो बीच में कोई डाउट करता आपकी तरह। तो इसका मतलब जो ज्ञान लेता है वो किसकी प्रॉपर्टी है? चेतन। कुत्ता भी ज्ञान लेता है, नॉलेज लेता है, धीरे धीरे सीखता है, थोड़ा बहुत सीखता है, लेकिन सीखता तो है। बिल्ली भी सीखती है, गाय भी सीखती है। इसका मतलब ये हुआ कि चेतन की प्रॉपर्टी दूसरी कौन सी होगी? ज्ञान का लेना। पर जड़ वाले ज्ञान नहीं लेते, ठीक है। पर डेड बॉडी है, अगर मैं डेड बॉडी के पास में बैठ के कोई बोलूं, मंत्र पढ़ूं या कुछ करूं, तो क्या वो ज्ञान ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। और उसकी कोई इच्छा भी नहीं है। यदि मैं उसके पास में कुछ कोई मटेरियल रख दूं खाने का, जलेबी रख दूं, कुछ भी रखूं, तो क्या वो खा पाएगी? क्या उसकी इच्छा है खाने की? इसका मतलब वो जड़ है। तो अगली प्रॉपर्टी हो गई परियतन। ये परियतन को हम 2 प्रकार से समझेंगे। यहाँ समझेंगे एक्शन की फॉर्म में, इसको बोलेंगे हम पुश एंड पुल। पुश और पुल। पुश पुल का मतलब है फोर्स लगाना, कोई भी क्रिया करना, एबिलिटी, वो सब परियतन के अंदर आएगा। तो अभी देखो, जैसे कि मार्कर को मैं उठा के यहाँ ऐसे ऐसे रख रहा हूँ, तो मैं पुश पुल कर रहा हूँ, मैं परियतन कर रहा हूँ। परियतन को बोलूँगा एफर्ट, ठीक है। तो चेतन की प्रॉपर्टी होगी एफर्ट। मैं एफर्ट लगा पा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि इधर से उधर रख पा रहा हूँ। क्या ये दीवार रख सकती है ऐसे? यहाँ कोई पेंट की पेंट की बाल्टी रखी हुई है, कोई उसको उठा कर रख सकती है कि मेरे ऊपर डल जाए? ऐसा कोई एफर्ट नहीं कर सकती। ये जो कुर्सी रखी हुई है, क्या ये अपने आप चल के इधर आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि ये जड़ है, और जड़ के अंदर परियतन नहीं होता। क्योंकि जड़ कितने एलिमेंट से बना है? 5 एलिमेंट से, और 5 एलिमेंट में से किसी की भी प्रॉपर्टी परियतन एफर्ट नहीं होती। समझ आया? लेकिन कुत्ता तो चलता है, परियतन करता है, बिल्ली परियतन करती है, कबूतर उड़ता है, ये सब परियतन है। चल रहे हैं, पुश पुल हो रहा है, फोर्स लग रहा है, क्रिया हो रही है, मोशन हो रही है। तो किसकी प्रॉपर्टी है? चेतन की। पर डेड बॉडी तो नहीं कर पाएगी। डेड बॉडी यदि ये रखी है तो यहीं रखी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो इसके बाद है, जैसे कि मान लिया बुग्गी खड़ी है, कोई बुग्गी समझ रहे हो आप, बैलगाड़ी है, वो खड़ी हुई है, पर वो जब तक खड़ी रहेगी जब तक उसके अंदर कोई लगे ना, ठीक है। बैलगाड़ी के अंदर बैल लगेगा, घोड़ा गाड़ी के अंदर घोड़ा लग के उसको चलाएगा। जब तक उसके अंदर, गाड़ी के अंदर घोड़ा आदि ना लगेगा तब तक वो रुकी रहेगी। ये तो न्यूटन बोलता जब तक फोर्स ना लगेगा। पर फोर्स कौन लगाएगा? चेतन आगे लगाएगा, घोड़ा आगे लगाएगा, बैल आगे लगाएगा, ठीक है। तो जब तक वो बुग्गी आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी तब तक उसमें कोई घोड़ा वगैरह ना लगे, रेस्ट में रहेगी। मौसम तभी आएगी जब कोई चेतन आगे उसमें लगेगा। अब नेक्स्ट जो अगली प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है दुख होना। अब जैसे कि मुझे दुख हो रहा है, देखो ऐसे कर रहा हूँ तो मैं, मुझे दुख हो रहा है, पर यदि मैं इसको कुछ भी करूँ तो क्या हमारा इसको बोर्ड को दुख होगा? दीवार को मैं कितने थोड़े से तोड़ूँ, दुख नहीं हो पाएगा। किंतु गाय को, बकरी को, कुत्ते को, बिल्ली को, इन सब को दुख होता है। तो इसका मतलब दुख होना एक प्रॉपर्टी है उनकी। किसकी प्रॉपर्टी है? चेतन तत्व की। लेकिन जो डेड बॉडी होती है, यदि मैं उसको आग में जला दूँ तो क्या उसको दुख हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जड़ है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट बचे हैं, चेतन तत्व तो है ही नहीं। तो चेतन तत्व की अगली प्रॉपर्टी है दुख होना, और इससे अगली प्रॉपर्टी है सुख होना। अभी मैं गर्मी में खड़ा हूँ, गर्मी लग रही है तो दुख महसूस हो रहा है, हल्का हल्का जो भी है, पर एसी चल जाए तो मुझे सुख महसूस होगा। पर क्या दीवार को कुछ होगा कि टेम्परेचर कम होने से सुख हुआ दीवार को? इस बोर्ड को सुख हुआ, मार्कर को सुख हुआ? नहीं हो पाया। कुत्ते को सुख होता है जब रोटी मिल जाती है, गाय को सुख होता है, बिल्ली को सुख होता है। पर क्या दीवार, पत्थर, मोमबत्ती, मार्कर, फोन, इनको सुख होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 5 पार्टिकल्स हैं। 6ठा पार्टिकल होना चाहिए दुख होने की प्रॉपर्टी के लिए, तो सुख होने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये 5 प्रॉपर्टी को मैंने आपसे डिस्कस किया। ये 5 प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती हैं उसको चेतन तत्व बोलते हैं, पर कुछ एक्सेप्शन होती है, वहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, उसको मैं डिस्कस करूँगा। इसको हम आनंद भी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत आनंद लेना। किसी चीज़ का रसगुल्ला खाया तो हमें आनंद आएगा, पर दीवार के ऊपर चाहे हम कितने रसगुल्ले लगा दें, कितनी खीर लगा दें, कितनी जलेबियाँ छोड़ दें, क्या इसको आनंद मिल पाएगा? सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जड़ है, क्योंकि 5 पार्टिकल्स से बनी है और 5 पार्टिकल्स के किसी के पास भी प्रॉपर्टी ये वाली नहीं है। तो जड़ और चेतन आप समझ चुके होंगे। जड़ वो होता है जिसके अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज नहीं होती, और चेतन होता है जिसके अंदर ये 5 प्रॉपर्टी होती हैं। तो 5 की बजाय भी ये 3 फंडामेंटल मान के चलो अभी, ठीक है। ये 3 तो होगी ही होगी, गारंटी है, ठीक है। ये वाली एक के अंदर नहीं होती, उसके डिस्कस करेंगे हम आगे। तो मेजर क्लासिफिकेशन के जो क्लासिफिकेशन किया हमने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, मैटर विल बी 2 टाइप्स, देयर आर द फर्स्ट इज जड़ टाइप एंड सेकंड इज चेतन टाइप। What is Chetan? Chetan is a matter in which the इच्छा is present, और फीलिंग भी बोल सकते हैं हम। और जड़ किसको बोलेंगे? जिसके अंदर इच्छा नहीं होती, वो जड़ टाइप का मैटर होता है। शायद इतना आपको समझ में आ गया है, तो मैं आगे चलता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको यूनिवर्स की ओर लेके जाता हूँ। ये चेकिंग करते हैं कि ये ब्रह्मांड बना है या नहीं बना। पहले तो इसकी जांच करते हैं, फिर बाद में हम इसकी जांच करेंगे कि ये बनाया हुआ है या बना हुआ है, वो बाद की बात है। पहले ये देख लेंगे ये बना है भी या नहीं, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि दुनिया में कोई चीज़ भी बनी हुई है या बनाई हुई है, उसकी पहचान क्या है? दुनिया में कोई भी चीज़ बनी हुई है या बनाई हुई है, उसकी क्या पहचान है? विचार करो थोड़ा सा। तो उसकी एक ही पहचान है कि दुनिया में जो भी चीज़ बनाई हुई है, वैसे तो कई पहचान है, पर मैं 2 डिस्कस करूँगा यहाँ पर। तो पहली पहचान तो ये है कि कोई भी चीज़ बनाई हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होने लग जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी? जैसे कि मैंने ये किसी ने बोर्ड बनाया, तो आज जैसा ये बोर्ड है, क्या ये बोर्ड ऐसा ही रहेगा सदा सदी, या फिर इसमें कुछ चेंजेस आएगा? ये गल जाएगा, सड़ जाएगा, इसमें चेंजेस आएंगे। इसका मतलब ये बोर्ड बनाया हुआ है। और दूसरा ये दीवार है, ये दीवार आज ऐसी है, कल को तो ये ऐसी नहीं रहेगी। हर सेकंड हर क्षण इसमें चेंजेस आ रहे हैं, पर हमें ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा। लेकिन 10 साल बाद तो ऑब्जर्व होंगे ना, दीवार पहले कैसी थी अब कैसी है। इसका मतलब इसके अंदर चेंजेस आया, इस मार्कर के अंदर भी चेंजेस आएगा। इसका मतलब जिस भी चीज़ में चेंजेस आ रहा है वह चीज़ बनाई हुई है। क्या मेरा शरीर क्या मेरे शरीर में चेंजेस आ रहा है? पहले कैसा था, अब कैसा है, आगे कैसा होगा? शरीर में चेंजेस आ रहा है, इसका मतलब शरीर भी बना हुआ है। ये पहचान होगी। ये इस यूनिवर्स में चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा? यूनिवर्स में चेंजेस आ रहा है। पहले हवा कैसी थी, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी हवा में, आज कितनी है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कितने थे, कितने ppm थे, आज कितने हैं? पहले वाटर की कंसंट्रेशन कैसी थी, पानी प्योर था, आज कैसा है? ओजोन लेयर पहले कितनी, ओजोन लेयर की कितनी मोटाई थी, आज कितनी है? चेंजेस आ रहे हैं। पहले बारिश प्योर होती थी, आज एसिड रेन हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं। तो रैंडमनेस हो रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब कि संसार में चेंजेस आ रहे हैं। तो चेंजेस आना ये बताता है कि ये संसार बना हुआ है या बनाया हुआ है, ये तो कन्फर्म हो गया। और दूसरी पहचान और है, कोई चीज़ दुनिया में बनाई हुई है, उसकी पहचान के लिए अभी 15-20 मिनट लगेंगे, काफ़ी लंबा होगा। तो एक व्यक्ति है, साइंस का टीचर है, मैं उसको एक दिन एक कमरे में लेके गया, और वहाँ कमरे में क्या देखा कि बहुत सारी कुर्सियाँ बिखरी हुई पड़ी हैं। बिखरी हुई को समझ रहे हो, कोई कुर्सी कहीं गिरी हुई है, कोई जो है तुम स्टूल कहीं पर गिरा हुआ है, डेस्क कहीं पर हैं, स्टैंड कहीं पर है, लेक्चर स्टैंड कहीं गिरा हुआ है, सब कुछ रैंडमनेस में। कमरे में पूरी धूल भरी हुई है, जाले लगे हुए हैं, लाइट की तार टूटी हुई हैं, मतलब सब कुछ रैंडमनेस है। मैंने उससे पूछा कि बताइए इस कमरे में कोई रहता है या नहीं रहता? तो बोला कि यहाँ ऑफकोर्स कोई नहीं रहता इस कमरे में। मैं बोला कि क्यों? क्योंकि यहाँ पर रैंडमनेस है, सब कुछ बिखरा हुआ है। दूसरी बात, 10 दिन बाद में आया, हमने कमरे में क्या देखा, उसने कमरे में देखा कि जो कुर्सियाँ अपनी अपनी जगह लगी हुई है, ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट।
डेस्क्स है अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं क्लासरूम में, और देखा कि लाइट जल रही है, कमरा चमक रहा है बिल्कुल। अब धूल पड़ी हुई थी, वो धूल भी नहीं है, और जाले लगे हुए तो जाले भी नहीं है, और बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि क्या इसमें इस कमरे में अब कोई रहता है? तो उन्हें बोला कि हाँ बिल्कुल कोई रहता है। मैं बोला कि क्यों रहता है इसमें, आपको कैसे पता लगा? वो बोला कि इस कमरे में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो गया, पहले रैंडमनेस था अब सिस्टमेटिक है। मैं बोला कि क्या सिस्टमेटिक अपने आप नहीं हो सकता? रैंडमनेस थी, पहले बिखरा हुआ था सब कुछ, अब सिस्टमेटिक हो गया, क्या रैंडमनेस से सिस्टमेटिक अपने आप नहीं हो सकता? वो बोले कि नहीं हो सकता। मैं बोला जी आपकी बात झूठ है। मैंने एक दिन कमरे में रात को 10 बजे आके क्या देखा, मुझे कुछ हलचल सुनाई दी, और मैंने रात के 10 बजे आके खिड़की में से देखा। मैंने क्या देखा कि वो वाली कुर्सी अपने आप चल कर आ रही थी और यहाँ आ गई, फिर दूसरी कुर्सी अपने आप चल के आई और यहाँ आ गई, लग गई अरेंजमेंट में, फिर तीसरी कुर्सी वहाँ से चली और यहाँ आ गई, फिर मैंने देखा कि वो मेज अपने आप चल के आ रही थी और यहाँ आके आ गई, फिर मैंने देखा कि लेक्चर स्टैंड उठ के आया और यहाँ आ गया। मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि अपने आप जो तार टूटा हुआ था पंखे का वो अपने आप उठा और जुड़ गया, उसका कनेक्शन हो गया। फिर मैंने देखा कि एक झाड़ू आई उछलती और अपने आप झाड़ू से जो है गंदगी, जो धूल वगैरह ये बाहर निकालने लग गई। फिर देखा कि जाले उतारने वाला कूदता आया और जाले को उतारने लग गया। तो मैं ऐसी चीज़ों को देखकर काफ़ी हैरान हो गया कि मैं ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है। तो वो साइंस के टीचर मुझे बोले कि क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो आप, कुछ तो साइंटिफिक करा करो, भला ये चीज़ कभी चल भी सकती हैं अपने आप, इनके अंदर अपने आप मोशन पॉसिबल ही नहीं है। मैं बोला क्यों पॉसिबल नहीं है? वो बोले कि ये सभी चीज़ें 5 पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, अभी हमने जो जांच की है, और इन 5 पार्टिकल के अंदर किसी की भी प्रॉपर्टी प्रयत्न नहीं है, किसी के पास भी एफर्ट नहीं है, ये अपने आप पुश पुल नहीं कर सकते। पहली बात तो इनके अंदर इच्छा नहीं है कुर्सी के अंदर कि तुझे उठ के वहाँ पर जाना है, ठीक है, तो आ नहीं सकती। दूसरी बात, उसके अंदर ज्ञान नहीं है कि तुझे पहले नंबर पे ही लगना है। तीसरी बात, उसके अंदर एफर्ट नहीं है, वो अपने आप उठकर नहीं आ सकती। ये सभी प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो सभी चीज़ें 5 पार्टिकल से मिलकर बनी है, कुर्सी भी, बेंच भी, स्टैंड भी, वायर भी, सब कुछ। तो इसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज़ अपने आप चल के नहीं आ सकती, उन्होंने मेरे को ये कहा। और दूसरी बात, सिस्टमेटिक ऑर्डर में यदि लगानी है, अरेंजमेंट में कोई चीज़ लगानी है तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, बिना नॉलेज के तो बिखरी हुई चीज़ सिस्टमेटिक में नहीं आ सकती। मतलब जो पहले उसकी एंट्रोपी बढ़ी हुई थी वो एंट्रोपी अपने आप कम नहीं हो सकती, रैंडमनेस कम नहीं हो सकती। तो मैं बोला जी आपकी बात मुझे भी ठीक लग रही है, पर मैंने फिर उनको कहा कि दुनिया की सभी चीज़ 5 पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जो भी चीज़ बनी हुई है, मैं चेतन की बात नहीं कर रहा अभी, क्योंकि चेतन बना हुआ नहीं है, वो सदा से है, उसकी बात करेंगे। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं 5 पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। उन्हें माना कि हाँ बिल्कुल बनी है, ये दीवार जितने पार्टिकल से बनी है, पृथ्वी भी उतने ही पार्टिकल से बनी हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि जब ये कुर्सी अपने आप चल के नहीं आ सकती तो क्या पृथ्वी, अर्थ अपने आप घूम सकती है? तो फिर वो बोले कि सर इसके ऊपर तो फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल वगैरह फोर्स लगता है। तो मैं बोला कि फोर्स कौन लगा रहे हैं? कह रहे कि सन वगैरह से लग रहा है, और भी बहुत सारी बातें की। मैं बोला कि सन क्या है, जड़ या चेतन? तो उन्होंने कहा जड़ है, इसके अंदर 5 पार्टिकल्स है, इसके अंदर चेतन नहीं है। जब 5 पार्टिकल्स है ही नहीं, जब सिर्फ और सिर्फ 5 पार्टिकल है, उनके अंदर इच्छा नहीं है, एफर्ट नहीं है, तो बताइए कोई प्लेन्स दूसरे प्लेन्स पर फोर्स कैसे लगा पाएगा? इसका मतलब लगाने वाला कोई दूसरा है। इन 5 पार्टिकल के पास तो प्रॉपर्टी नहीं है। फिर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जड़ है या चेतन? तो इलेक्ट्रॉन तो जड़ है, वो सिर्फ 5 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उसकी भी जांच हम कर सकते हैं, क्योंकि लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो इसका मतलब लाइट किससे रिफ्लेक्ट होती है? अग्नि तत्व से रिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब उसके अंदर अग्नि तत्व विद्यमान है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो हम स्टडी कर रहे हैं 5 पार्टिकल्स की, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व की, ये इलेक्ट्रॉन से भी फंडामेंटल है। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल नहीं है, इसका मतलब जो हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन से भी फंडामेंटल है। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी ये 5 एलिमेंट मौजूद हैं। तो ये बात तो अलग होगी। चलो, तो मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन तो जड़ है,
परंतु वो घूम रहा है, क्या वो अपने आप घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा, क्योंकि उसके अपने आप रिवॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन एफर्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर बोला कि सर न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उससे हो रहा होगा। मैंने कहा, मैं बोला कि भाई न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। मैं बोला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स क्या है? तो बोला कि वो 5 पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, वही वाले 5 पार्टिकल। और ये 5 पार्टिकल जड़ होते हैं, इनके अंदर इच्छा नहीं है कि तूने इलेक्ट्रॉन को इतनी स्पीड से घुमाना है, इसी ऑर्बिट में घुमाना है, ठीक है। तो जो ये 5 पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर परिवर्तन की प्रॉपर्टी नहीं है, एफर्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को नहीं घुमा पा रहा। इसका मतलब कोई है परिवर्तन लगाने वाला, फोर्स लगाने वाला, जो एटम के अंदर भी बैठा हुआ है, जो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स को भी रिवॉल्व कर पा रहा है। तो जो रिवॉल्व करवाता है, चलाता है, उसको बोलते हैं चेतन। परिवर्तन होता है उसके अंदर। इसका मतलब दुनिया में चेतन तो मौजूद है, चेतन टाइप का मैटर उसे रिवॉल्व करवा रहा है। तो चेतन टाइप का जो मैटर उसे रिवॉल्व करवा रहा है, जड़ टाइप को, पृथ्वी जड़ हो गई, उसको घुमाने वाला चेतन मैटर हो गया। इलेक्ट्रॉन तो जड़ हो गया, और जो पार्टिकल को रिवॉल्व करवा रहा है वो चेतन हो गया। अब तुम कहोगे कि जो चार्ज की वजह से हो रहा है, तो मैं पूछता हूँ कि चार्ज पैदा कैसे होता है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पर इसकी तो प्रॉपर्टी में चार्ज नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। इसको मैं इधर रगड़ूंगा, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पैदा होगा। पर रगड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी मतलब परिवर्तन चाहिए, फोर्स, पुश एंड पुल चाहिए, जो भी है, एफर्ट तो चाहिए ना। तो स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल था, जिसको हम आज साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी वगैरह बोलते हैं, तो उसके अंदर चार्ज कैसे हुआ, धमाका कैसे हुआ? वो धमाका भी बिना परिवर्तन के नहीं हो सकता। कोई सिंगुलैरिटी है, कोई छोटी चीज़ पड़ी है, उसके अंदर धमाका हो गया। धमाका करने के लिए क्या चाहिए? पुश और पुल तो चाहिए, एफर्ट तो चाहिए। पर सिंगुलैरिटी तो जड़ है। जड़ मतलब जिसके अंदर इच्छा नहीं है, परिवर्तन नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो धमाका क्यों होना चाहिए भाई? ये धमाका क्यों नहीं होता? इच्छा नहीं है इसके अंदर। सिंगुलैरिटी के अंदर इच्छा थोड़ी है, धमाका इसका मतलब कोई दूसरा करवाएगा। धमाका करने वाला कौन है? चेतन है, क्योंकि इसके पास परिवर्तन है, एफर्ट है। इसका मतलब दुनिया में जड़ और चेतन दो तरह के मैटर एग्जिस्ट करते हैं, हमने देख लिया, समझ लिया। अब दूसरी बात यह है कि चेतन तो दो तरह के हैं। दो तरह के कैसे? हम खाना बना सकते हैं, हम भी एफर्ट लगा रहे हैं, इसका मतलब हम चेतन हैं। हम ये मार्कर बना सकते हैं, हम चेतन हैं। पर जो पृथ्वी को बना रहा है या चला रहा है, वो भी तो चेतन है। पर हमारी इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम इस पृथ्वी को घुमा दें, इलेक्ट्रॉन को घुमा दें। इसका मतलब दुनिया में चेतन दो प्रकार के हैं। हम खाना तो बना सकते हैं, हम बेल्स तो बना सकते हैं रॉ मटेरियल लेके, हम मार्कर को तो बना सकते हैं, लेकिन हम पृथ्वी को नहीं घुमा सकते, इलेक्ट्रॉन को नहीं घुमा सकते। इसका मतलब दुनिया में चेतन दो तरह के हैं। तो मैं इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करता हूँ। तो जो मैटर था दो टाइप का था, एक तो था चेतन और दूसरा था जड़। तो जो चेतन हो गया वो दो तरह का हो गया, एक जिसको मैं नाम दे देता हूँ जीव आत्मा, और चेतन का दूसरा नाम है आत्मा, जिसको इंग्लिश में सोल बोलते हैं, ठीक है। और जीवात्मा इसके बाद है परमात्मा, ठीक है। तो इसका मतलब जीवात्मा तो हम हैं, हम खाना बना सकते हैं, मार्कर बना सकते हैं, बोर्ड बना सकते हैं, पर हम पृथ्वी को नहीं घुमा सकते। हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को नहीं घुमा सकते। हम 5 पार्टिकल को मिलाकर ये संसार नहीं बना सकते। आएंगे उस टॉपिक पे भी आएंगे हम अगले पार्ट में कि 5 पार्टिकल कहाँ से बने, सिंगुलैरिटी से कैसे कैसे संसार बना, कैसे ईश्वर ने बनाया, देखते हैं। तो ये परमात्मा उनको उन कार्यों को करता है। ये एक तरह का मैटर है। यहाँ परमात्मा कोई आदमी थोड़ा ही है, यहाँ परमात्मा कोई जानवर थोड़ा ही है, यहाँ परमात्मा कोई पत्थर थोड़ा ही है। यदि यहाँ पर कोई पत्थर रखा हो, पत्थर क्या है? जो पत्थर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 5 पार्टिकल्स है, इसका मतलब पत्थर जड़ है। लेकिन परमात्मा कैसा है? परमात्मा तो चेतन है, इसका मतलब पत्थर चेतन नहीं है, पत्थर ईश्वर नहीं है, पत्थर परमात्मा नहीं है। तो इससे इस फिलॉसफी का भी, अध्यात्म का भी जन्म होता है यहाँ से। पर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था यहाँ पर वो यही था, प्रॉपर्टीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। जिसको ये समझ में आया, संसार पूरा समझ में आएगा, उसको ईश्वर भी समझ में आएगा, आत्मा परमात्मा भी समझ में आएंगे। अगली क्लास में हम अगले पार्ट में फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को एक्सप्लेन करेंगे।
वहाँ पर आपको फील होगा कि दुनिया में ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो इस थ्योरी से सॉल्व ना हो सके। दुनिया में आज तक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं और जितनी भी किताबें आगे लिखी जाएंगी, जो दुनिया में जितनी भी डिस्कवरीज अब तक हो चुकी हैं और आगे होंगी, वो इस थ्योरी से होकर गुजरेंगी। इस थ्योरी को उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। इन थ्योरी के बिना वो अधूरी रहेगी। यदि आपने कोई बुक्स लिख दी है उस बुक्स को हम 100% तब कहेंगे जब वो बुक्स इस थ्योरी के इक्विवेलेंट हो जाएगी, अन्यथा वो अधूरी रहेगी हमेशा। तो कितना टाइम बाकी है? हाउ मच टाइम? 10 मिनट्स। तो आई चलो मैं करता हूँ क्लियर। तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का वैसे तो मेन मोटिव फिजिक्स को लेके ही हुआ है, इसका ओरिजिन। लेकिन ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हर फील्ड हर सब्जेक्ट में लागू होती है, चाहे वो इतिहास हो, हिस्ट्री हो, राजनीति हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, यहाँ तक कि अध्यात्म ही क्यों ना हो। क्योंकि आपने देख लिया होगा इस थ्योरी ने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव कर दिया है, परमात्मा के प्रूफ को सिद्ध कर दिया है। क्योंकि इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल था प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट, प्रॉपर्टी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल से प्रूव हो गया है। हमें प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हो रही हैं। तो मैं अगला टॉपिक जो भी है रह गया थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का, और इससे भी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। वहाँ पर एक थ्योरी आप समझेंगे जो साइंटिस्टों ने इमेजिन भी नहीं की होगी। एक साइंटिस्ट था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा आपको, वो 15 साल तक भटकता रहा कि कोई मुझे ये बता दे कि परमात्मा इलेक्ट्रॉन को कैसे घुमाता है, कोई मुझे ये बता दे कि लाइट के अंदर जो फोटॉन्स है, क्वांटा है, उनको परमात्मा कैसे उनको सिस्टमेटिक अरेंज करता है, कैसे चलाता है। कोई मुझे ये बता दे कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे वो कैसे घुमा रहा है। कोई परमात्मा इस संसार को किस तरह से फॉलो कर रहा है, किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। एक ऐसे साइंटिस्ट, बहुत अच्छा साइंटिस्ट हुआ है दुनिया में, बहुत नाम है उसका, नोबेल प्राइज़ विनर हुआ है, परंतु वो इस चीज़ में भटकता फिरा। 15 साल तक उसे कोई बताने वाला नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन का परमात्मा कैसे घुमाता है। पर यदि ये थ्योरी उसके टाइम में होती तो उसे समझ में आता कि इलेक्ट्रॉन का परमात्मा कैसे घुमाता है। तो हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का जो बाकी रह गया है निचोड़, जिसको हम बोलेंगे, वो निचोड़, निष्कर्ष, कंक्लूजन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद।